राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे हुए मुख्यमंत्रीगण, उपराज्यपाल श्री, कैबिनेट के मेरे सभी सहयोगी, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारी, इंटर स्टेट काउंसिल की इस अहम बैठक में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब केंद्र और राज्यों का नेतृत्व एक साथ एक जगह पर मौजूद हो। आम जनता के हितों पर बात करने के लिए, उनकी मुश्किलों के निपटारे के लिए एक साथ मिलकर ठोस फैसला लेने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यह मंच बेहतरीन उदाहरण है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को भी दर्शाता है। मैं करीब 16 साल पहले इसी मंच से कहीं गई पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से शुरू करूँगा। वाजपेयी जी ने कहा था, आई कोट, भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे हुए लोकतंत्र में डिबेट यानी वाद-विवाद, डेलिब्रेशन यानी विवेचना और डिस्कशन यानी विचार-विमर्श से ही ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं जो ज़मीनी सच्चाई का ध्यान रखती हैं। ये तीनों बातें नीतियों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने में भी मदद करती हैं। इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसा मंच है जिसका इस्तेमाल नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र, समाज और हमारी राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस मंच का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। अनकोट। निश्चित तौर पर इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट एवं इंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा मंच है। हालांकि 2006 के बाद लंबे अंतराल तक ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि गृहमंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। पिछले एक साल में वे देश भर की 5 आंचलिक परिषदों की बैठक बुला चुके हैं। इस दौरान संवाद और संपर्क का सिलसिला बढ़ने का ही नतीजा है कि आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देश का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। चाहे केंद्र हो या चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा कि वो सिर्फ अपने दम पर कोई योजना को कामयाब कर सके। इसलिए जिम्मेदारियों के साथ वित्तीय संसाधनों की भी अहमियत है। 14th वित्त आयोग की अनुशंसाओं की स्वीकृति के साथ केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। यानी अब राज्यों के पास ज़्यादा राशि आ रही है जिसका उपयोग वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सके हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 2015-16 में राज्यों को केंद्र से जो रकम मिली है वो वर्ष 2014-15 की तुलना में 21% ज़्यादा है। इस तरह पंचायतों और स्थानीय निकायों को
14th फाइनेंस कमीशन की अवधि में 2,78,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी, जो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमाई में भी राज्यों के अधिकारों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोयला खदानों की नीलामी से राज्यों को आने वाले वर्षों में 3,35,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। कोयले के अलावा भी दूसरे खनन से राज्यों को 18,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। इस तरह कैम्पा कानून में बदलाव के जरिए बैंक में रखे हुए करीब 40,000 करोड़ रुपए को भी राज्य को देने का प्रयास किया जा रहा है। कैम्पा का जो बिल है वो अभी राज्यसभा में पिछली बार होना चाहिए था, नहीं हो पाया। इस बार फिर से राज्यसभा में आएगा। जैसे ही वो वहाँ पारित हो जाएगा तो 40,000 करोड़ रुपए की ये रकम राज्यों के बांटी जाएगी। सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ने की वजह से जो रकम बच रही है उसे भी केंद्र सरकार आपके साथ साझा करना चाहती है। एक उदाहरण के तौर पर अगर केरोसिन का ही हम उदाहरण लें तो आज गांवों में बिजली का कनेक्शन बढ़ रहा है। आने वाले 3 साल में सरकार का प्रयास है करीब 5 करोड़ परिवारों को नए गैस के कनेक्शन दिए जाएं। एलपीजी की सप्लाई भी और बढ़ेगी। इन प्रयासों का सीधा-सीधा असर ये पड़ेगा कि केरोसिन की खपत बहुत कम होगी। हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ को केरोसिन की खपत से मुक्त किया। केरोसिन फ्री चंडीगढ़ बनाया। अब केंद्र सरकार ने एक योजना आपके सामने रखी है कि जैसे-जैसे केरोसिन की खपत कम हो रही है, अगर उसको हम साइंटिफिक तरीके से कुछ काम करें और ज़रूरतमंदों को केरोसिन पहुँचाएँ, इसके अगर व्यवस्था को हम सुदृढ़ करते हैं तो संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में केरोसिन बच सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आज केरोसिन में सब्सिडी के नाते जो खर्च होता है, अगर ये केरोसिन बचाया जाएगा तो 75% ये जो बचत होगी वो राज्यों को शेयर कर दी जाएगी। मैं कर्नाटक सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय में काफी पहल की, बड़ी तेजी दिखाई और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में केरोसिन की खपत बचाई है और उसके कारण उनको काफी मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध हुई है, जो धनराशि उनको पहुंच गई है। एक अनुमान है अगर सभी राज्य थोड़ा-थोड़ा करें और 25% भी खपत कम हो जाए, लोगों का कोटा कम नहीं करना है, लेकिन जो हकदार हैं उनको मिले, ये अगर हम कर लें 25%, तो एक अनुमान है कि 1,600 करोड़ रुपया राज्यों को मिल सकता है। जो सब्सिडी बचेगी, जो राज्यों को देने का सरकार का फैसला है, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो हम अगर हमारी व्यवस्था में सुधार लाएंगे तो इसका लाभ सीधा-सीधा राज्यों को मिलेगा। इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ ही उन विषयों पर भी चर्चा का मंच है जो देश की बड़ी आबादी से जुड़े हुए हैं। कैसे नीति निर्धारण के स्तर पर इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक राय बनाई जा सकती है, कैसे एक दूसरे से परस्पर जुड़े विषयों को सुलझाया जा सकता है। इसलिए इस बार
इंटर स्टेट काउंसिल में पुंछी कमीशन की रिपोर्ट के साथ ही 3 और अहम विषयों को भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। उसमें एक है आधार। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। 128 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में अब तक 102 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। यानी अब देश की 79% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। और उसमें भी अगर हम एडल्ट्स को सोचें, वयस्कों की बात करें, तो देश के 96% नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम में उन्होंने काफी तेजी लाई है और काफी बल दिया है और उसके कारण ये संभव हुआ है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है, जो रुपये विकास के काम में खर्च हो पा रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा था कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का मार्ग उतना ही मुश्किल है, उतनी ही अड़चनों से भरा हुआ है जितना स्वर्ग जाने का मार्ग। जब आप सामाजिक सुधार की सोचते हैं तो आपको दोस्त कम, आलोचक ज्यादा मिलते हैं। अनकोट। आज भी बाबा साहब आम्बेडकर की लिखी ये बातें उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए आलोचनाओं से बचते हुए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सामाजिक सुधार की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देना होगा। इनमें से बहुत सी योजनाओं की रूपरेखा नीति आयोग में मुख्यमंत्री को ही सब ग्रुप के द्वारा तय हुई और उन्हीं को लागू करने का पूरा प्रयास किया गया। इंटर स्टेट काउंसिल में जिस एक और अहम विषय पर चर्चा होनी है वह है शिक्षा। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं। 30 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी स्कूल जाने वाली उम्र में हैं। इसलिए हमारे देश में आने वाले कई सालों तक दुनिया को स्किल्ड मैन पावर देने की क्षमता है। केंद्र और राज्यों को मिलकर बच्चों को शिक्षा का ऐसा माहौल देना होगा जिसमें वे आज की जरूरत के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें, अपने हुनर का विकास कर सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में अगर कहें तो शिक्षा एक निवेश है। हम पेड़ पौधों को लगाते समय उनसे कोई फीस नहीं लेते। हमें पता होता है कि यह पेड़ पौधे आगे जाकर हमें ऑक्सीजन देंगे, पर्यावरण की मदद करेंगे, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। उसी तरह शिक्षा भी एक निवेश है जिसका लाभ समाज को निरंतर मिलता रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये बातें 1965 में कही थी। तब से लेकर के आज तक हम शिक्षा की दृष्टि से बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अब भी शिक्षा के स्तर को लेकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था से बच्चे वास्तव में कितने शिक्षित हो रहे हैं, इसे भी हमें अपनी चर्चा में जरूर मेंशन करना चाहिए।
इसलिए बच्चों में शिक्षा का स्तर सुधारने का सबसे बड़ा तरीका है कि उन्हें शिक्षा के उद्देश्य भी समझाए जाएं। सिर्फ स्कूल जाना ही पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को जिज्ञासा जगाए, क्यूरियोसिटी पैदा करे, सवाल पूछने की आदत बनाए। एक जिज्ञासा के माध्यम से वो जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने के तरीके ढूंढता रहे, उसकी प्रेरणा मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान पाना नहीं है। शिक्षा का मकसद है चरित्र का निर्माण। शिक्षा का मतलब है मस्तिष्क को मजबूत करना, अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, ताकि खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में जिस तरह की कुशलता और योग्यता की आवश्यकता है, उसमें हम सभी का दायित्व है कि नौजवानों के पास कोई न कोई स्किल जरूर हो। हमें नौजवानों को ऐसा बनाना होगा कि वे लॉजिक के साथ सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और अपने काम में क्रिएटिव दिखें। आज के एजेंडा में जिस एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है, वह है आंतरिक सुरक्षा। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा होना आवश्यक है। देश की आंतरिक सुरक्षा को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता जब तक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर फोकस ना हो, एजेंसियों में अधिक तालमेल ना हो, हमारी पुलिस आधुनिक सोच और तकनीक से लैस ना हो। हमने इस मोर्चे पर काफी लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन हमें लगातार अपनी कार्यकुशलता और क्षमता को बढ़ाते चलना है। चुनौतियां जैसे बढ़ती हैं, ऐसा हमारा सामर्थ्य भी बढ़ना आवश्यक है। हमें हर समय अलर्ट और अपडेटेड होना जरूरी है। इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक बहुत ही खुले हुए माहौल में, बहुत ही स्पष्ट होकर एक दूसरे के विचार सुनने और साझा करने का मौका देती है। मुझे उम्मीद है कि आप एजेंडा के सभी विषयों पर खुल करके अपनी राय देंगे, अपने सुझाव देंगे। आपके सुझाव मूल्यवान होंगे। जितना ही हम इन अहम विषयों पर एक राय बनाने में कामयाब होंगे, उतना ही मुश्किलों को पार करना आसान होगा। इस प्रक्रिया में हम न सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट और केंद्र राज्य रिश्तों को मजबूत करेंगे, बल्कि देश के नागरिकों को बेहतर भविष्य को भी सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।